बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो हाजिर हैं MTH 100 के लेक्चर नंबर 9 के साथ। जनरल मैथमेटिक्स इस बुक का टॉपिक है, डेफिशिएंसी कोर्स है वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान का। तो अगर आप हमारे चैनल 5 मैथमेटिक्स को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर पाए तो लाजमी इसको सब्सक्राइब करें, और अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो इसको लाइक करें, कोई मसला आता है तो कमेंट करें, और दोस्तों में वीडियोस को ज़रूर शेयर करें। तो यहाँ पे हम मैट्रिक्स की जो मल्टीप्लिकेशन थी उसी को हम कंटिन्यू रखेंगे। उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं वो यहाँ पे देखेंगे कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं। तो सबसे पहले तो जो सबसे इम्पोर्टेंट है ना, इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी वो ये है कि अगर ए बी मल्टीप्लिकेशन आपने फाइंड आउट किया, ए की बी के साथ मल्टीप्लिकेशन फाइंड आउट की है, तो जनरली जो होता है वो बी ए के बराबर नहीं होती। यानी कि कम्यूटेटिव लॉ जो है, मल्टीप्लिकेशन का जो कम्यूटेटिव लॉ है वो मैट्रिक्स में होल्ड नहीं करता। तो अगर आपने ए बी फाइंड कर लिया है तो मैक्सिमम चांस होते हैं कि बी ए जो होता है, बी ए जो है वो मल्टीप्लिकेशन की जो कंडीशन होती है उसी को सेटिस्फाई नहीं करता। यानी कि बी ए हम फाइंड ही नहीं कर सकते, दोनों को मल्टीप्लाई ही नहीं कर सकते मैक्सिमम। तो ये चांस होता है, ठीक है। आपने बस ये याद रखना कि इन जनरल जो मैट्रिक्स का कम्यूटेटिव लॉ है मल्टीप्लिकेशन का वो होल्ड नहीं करता, यानी कि ए बी जो है वो बी ए के बराबर नहीं होता। नेक्स्ट है एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। एसोसिएटिव लॉ जो है वो होल्ड करता है, यानी अगर आप बी सी को पहले मल्टीप्लाई करके बाद में ए से करें, या ए बी को मल्टीप्लाई करके बाद में सी से करें मल्टीप्लिकेशन, तो ये दोनों बराबर आएंगी। तो इसलिए एसोसिएटिव लॉ जो है मल्टीप्लिकेशन का वो होल्ड करता है। नेक्स्ट जो है लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ और राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज भी होल्ड करते हैं। लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव क्या होता है, जो हम जब कोई दो मैट्रिक्स ऐड या माइनस हो रहे हैं तो किसी मैट्रिक्स को लेफ़्ट से मल्टीप्लाई कर दें। ये देखें, ये दो मैट्रिक्स प्लस हो रहे थे तो हमने लेफ़्ट साइड से ए को मल्टीप्लाई कर दिया, फिर ये क्या बन गया, ए बी प्लस ए सी, ए बी प्लस ए सी, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, क्योंकि हमने ए मैट्रिक्स को लेफ़्ट से मल्टीप्लाई किया है। अगर हम बी प्लस सी है और ए मैट्रिक्स को ए से राइट साइड से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसको हम राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बोलेंगे। तो ये क्या बनेगा, बी ए प्लस सी ए बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि अगर ए बराबर है बी के, अगर दो मैट्रिक्स आपस में बराबर हैं ए और बी, तो अगर किसी तीसरे मैट्रिक्स सी से हम मल्टीप्लाई कर दें दोनों साइड से राइट की तरफ से, दोनों को हम किसी सी मैट्रिक्स से दोनों तरफ हम सी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दें, यानी कि ए को भी सी के साथ और बी को भी सी के साथ राइट साइड से। ये देखें दोनों हम राइट साइड पे लिखे हुए हैं ना, तो इसका मतलब है कि राइट मल्टीप्लिकेशन, तो ये दोनों फिर भी बराबर रहेंगे। यानी कि अगर किसी सेम मैट्रिक्स से हम अगर ए और बी बराबर थे और सेम मैट्रिक्स से हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया दोनों को, तो ये हमारे फिर ए सी और बी सी भी बराबर होंगे। नेक्स्ट हमारे पास है कि अगर कोई ए बी मैट्रिक्स की हमारे पास मल्टीप्लिकेशन हो गई थी, यानी ए और बी को हमने मल्टीप्लाई करके फिर किसी स्केलर के साथ, के कोई स्केलर था या कांस्टेंट था उसके साथ हमने मल्टीप्लाई किया, तो हम इसको इस तरह भी कर सकते हैं कि पहले ए के साथ उस कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करके बाद में बी के साथ कर लें, या के को बी के साथ कर लें पहले मल्टीप्लाई, फिर ए के साथ कर लें। तो इन तीनों के जो आंसर होंगे ना वो सेम आएंगे, ठीक है। यानी कि आप तरतीब जो है वो चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कि अगर ए और बी का मल्टीप्लिकेशन ज़ीरो मैट्रिक्स के बराबर आ जाता है, यानी कि नल मैट्रिक्स, उसको हम क्या बोलते हैं, ज़ीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स कौन सा होता है, जिसकी तमाम एंट्रीज़ ज़ीरो होती हैं। ऐसा मैट्रिक्स जिसकी तमाम एंट्रीज़ ज़ीरो के बराबर हों उसको हम ज़ीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स बोलते हैं। तो अगर दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन ज़ीरो मैट्रिक्स के बराबर आ जाए तो उसका मतलब ये नहीं होगा कि या तो ए मैट्रिक्स ज़ीरो के बराबर है या बी के बराबर है, ठीक है। बी जो है ज़ीरो के बराबर है। जिस तरह के हम अलजबरे में देखते हैं ना कि अगर एक्स और वाई ज़ीरो के बराबर है तो हम बोल देते हैं कि या तो इसमें एक्स ज़ीरो के बराबर है या फिर वाई के ज़ीरो के बराबर है, इसीलिए इसका प्रोडक्ट ज़ीरो के बराबर आया। ये मैट्रिक्स में ये सीन नहीं होता कि अगर दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट हमारे पास ज़ीरो मैट्रिक्स आ जाता है तो इसको हम ये नहीं लिखेंगे, ये डज नॉट इम्प्लाई का साइन है, कि यानी इसका मतलब ये नहीं है, ये इम्प्लाई नहीं करता कि ए ज़ीरो है या बी ज़ीरो है। ये चीज़ मैट्रिक्स में नहीं होती। नेक्स्ट हमारे पास है एचिलॉन फॉर्म, ठीक है। एचिलॉन फॉर्म हम रेड्यूस्ड एचिलॉन फॉर्म पीछे थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ा था, लेकिन यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे, एचिलॉन और रेड्यूस्ड एचिलॉन दोनों फॉर्म्स को। ए मैट्रिक्स इज़ इन एचिलॉन फॉर्म इफ़
अब कोई मैट्रिक्स जो है वो एचिलॉन फॉर्म में कब होगा? सबसे पहली कंडीशन ये है कि ऑल नॉन ज़ीरो रोज़ आर अबव एनी ऑल ज़ीरो रोज़। ये मैंने आपको बताया था कि अगर कोई सारी रो जो है वो ज़ीरो वाली है, यानी कि एक किसी रो की तमाम एंट्रीज़ ज़ीरोज़ हैं, तो वो सबसे लास्ट में होनी चाहिए। इस फ़िक्रे का ये मतलब है, ये देख लें, ये देख लें, ये इसकी ये शर्त मैं बता रहा हूँ कि जो कंप्लीट ज़ीरो वाली रो है ना, यानी सब एंट्रीज़ ज़ीरो हैं, वो सबसे लास्ट में होनी चाहिए, वो ऊपर नहीं होनी चाहिए या दरमियान में या ऊपर कहीं भी नहीं होनी चाहिए, वो सबसे लास्ट में होनी चाहिए, ठीक है? इसका ये मतलब है पहली कंडीशन का कि जो तमाम ज़ीरो वाली रो है वो सबसे लास्ट पे होनी चाहिए। द लीडिंग एंट्री किसको बोलते हैं? कि फर्स्ट नॉन ज़ीरो नंबर, ठीक है? लीडिंग एंट्री हम अगर कोई रो है, अगर कोई ये देखें ये फर्स्ट रो है ना, तो इसकी जो पहली नॉन ज़ीरो एंट्री होगी ना उसको हम लीडिंग एंट्री बोलेंगे। जो पहली नॉन ज़ीरो एंट्री होगी वो इसका क्या होगा? इसकी लीडिंग एंट्री होगी। ऑफ ईच नॉन ज़ीरो रो इज़ टू द राइट ऑफ द लीडिंग एंट्री ऑफ रो अबव इट। इसका मतलब ये, वो कहने का मतलब ये है कि अगर पहली रो की लीडिंग एंट्री यहाँ पर है ना, पहली रो की लीडिंग एंट्री यहाँ पर है ना, तो दूसरी रो की जो लीडिंग एंट्री होगी ना वो इससे दूसरे नंबर पे यहाँ पे होनी चाहिए, यानी कि अगले कॉलम में होनी चाहिए। अगर पहली रो की लीडिंग एंट्री फर्स्ट कॉलम में है ना, तो दूसरी रो की जो लीडिंग एंट्री होगी वो दूसरे कॉलम में यहाँ पर होनी चाहिए, यानी कि एक जो नंबर है वो राइट पे शिफ्ट कर जाना चाहिए। यानी कि अगर ये 1 यहाँ पे था तो दूसरी रो की जो लीडिंग एंट्री है वो यहाँ पे या यहाँ पे नहीं होनी चाहिए, बल्कि ये देखें ये फर्स्ट पोजीशन पे थी ना, ये दूसरी रो की दूसरी पोजीशन पे होनी चाहिए, ठीक है? और इसी तरह अगर ये दूसरी रो की लीडिंग एंट्री दूसरी पोजीशन पे है ना, तो तीसरी रो की लीडिंग एंट्री तीसरी पोजीशन पे होनी चाहिए, अगर वो नॉन ज़ीरो है, ठीक है? अगर वो नॉन ज़ीरो है तब की बात कर रहा हूँ। अगर ज़ीरो है तो फिर तो ये वाला केस होगा, फिर तो वो सबसे एंड पे ही होगी, ठीक है? यानी कि हर रो में जो है लीडिंग एंट्री एक-एक आगे शिफ्ट कर जानी चाहिए, ठीक है? इसका ये मतलब है। ऑल एंट्रीज़ बिलो ईच लीडिंग एंट्री आर ज़ीरो। तो हर जो लीडिंग एंट्री है उसके जो नीचे वाले नंबर होंगे वो ज़ीरो होने चाहिए, यानी कि ये लीडिंग एंट्री है। तो ये मैं आपको अभी इसकी एग्जांपल्स दिखा देता हूँ। ये देखें, ये हमारे पास एचिलॉन फॉर्म में है मैट्रिक्स। इसकी जो सबसे पहले तो ये है कि इसमें कोई भी ऐसी रो नहीं है जिसमें तीनों ज़ीरो हैं। इसमें ऐसी कोई भी रो नहीं है जिसमें सारे ज़ीरोज़ हैं, तो इसलिए पहली कंडीशन तो हमारी सैटिस्फाई हो गई कि अगर वो तीनों ज़ीरोज़ वाली कोई रो होगी तो वो सबसे एंड पे होनी चाहिए, लेकिन इसमें है ही नहीं तो वो चीज़ कैंसिल हो जाएगी, ठीक है? दूसरी ये है कि अगर फर्स्ट रो की लीडिंग एंट्री यहाँ पर है तो दूसरी रो की एंट्री दूसरे नंबर पे होनी चाहिए, तीसरी रो की एंट्री तीसरे नंबर पे होनी चाहिए। ये ओके है, बिल्कुल ठीक है। अब तीसरी कंडीशन ये है कि अगर कोई लीडिंग एंट्री जो है उसके नीचे तमाम एलिमेंट्स ज़ीरो होने चाहिए। तो ये देखें, ये फर्स्ट एंट्री लीडिंग एंट्री थी तो ये इसके नीचे सारे ज़ीरो, यहाँ पे ये लीडिंग एंट्री है तो इसके नीचे सारे ज़ीरो, यहाँ पे अब ये लीडिंग एंट्री थी लेकिन इसके ज़ीरो कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि इसकी ये कंडीशन ऑटो पे पूरी हो गई, तो इसके नीचे कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो ये कंडीशन को पूरा करेगा, कोई मसला नहीं है, ये ओके है। तो इसका मतलब ये तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर गया, तो ये एचिलॉन फॉर्म में है। नेक्स्ट देखें कि ये हमारा फर्स्ट नज़र आ रहा है कि नॉन ज़ीरो नंबर है, तो ये लीडिंग एंट्री बन गई फर्स्ट रो की। दूसरी की ये सेकंड नंबर पे लीडिंग एंट्री बन गई, ठीक है? तो अब इसमें एक नॉन ज़ीरो रो, एक इसमें ज़ीरो वाली रो है, यानी सारे ज़ीरो हैं, तो वो भाई आपको नज़र आ रही है कि सबसे लास्ट पे नज़र आ रही है हमें, तो वो फर्स्ट हमारी जो है वो क्लियर हो गई। अब दूसरी जो है कि फर्स्ट एंट्री यहाँ पे होनी चाहिए, दूसरे की यहाँ पे, वो भी क्लियर हो गई। तीसरी तो यहाँ पे ज़ीरो है तो उसका तो अब हम छोड़ दें, उसको छोड़ दें, ठीक है? तीसरी जो एंट्री इसकी है कंडीशन के 2 के नीचे सारे ज़ीरो होने चाहिए, 1 के नीचे सारे ज़ीरो होने चाहिए, वो भी पूरी, तो इसका मतलब ये भी एचिलॉन फॉर्म में है। अब ये देख लें, यहाँ पे जो है वो फर्स्ट एंट्री का पहला, जो फर्स्ट रो का पहला एलिमेंट ही जो है वो नॉन ज़ीरो है, ज़ीरो आ गया, तो इसका मतलब ये है कि हमें फर्स्ट की जो लीडिंग एंट्री है ना वो फर्स्ट पोजीशन पे नहीं मिली बल्कि दूसरे नंबर पे मिली, ठीक है? तो जो कि गलत है, हमारे पास ये एचिलॉन फॉर्म में नहीं होगा, क्योंकि ये 1 जो था वो यहाँ पे होना चाहिए था। फर्स्ट एंट्री हमारी लीडिंग एंट्री होती है, फर्स्ट एंट्री, और वो नॉन ज़ीरो होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे जो फर्स्ट एंट्री है वो ज़ीरो है, इसलिए ये हमारे पास क्या हो जाएगा,
पहली कंडीशन तो इसकी वो है कि सारे ज़ीरो नीचे होने चाहिए, वो तो सारे ज़ीरो है ही नहीं, चलो वो तो पूरी हो गई। लेकिन दूसरी जो है कि पहला जो है नंबर नॉन ज़ीरो होना चाहिए, तो वो नॉन ज़ीरो नहीं है, लीडिंग एंट्री हमें मिली नहीं है। लीडिंग एंट्री अगर मिलती है तो वो दूसरे नंबर पे मिल रही है, लेकिन रो हमारी फर्स्ट है, तो इसलिए ये कंडीशन दूसरी फेल हो गई, तो इसलिए ये कट गया काम सारा। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ एग्जांपल्स थी। अब हम रिड्यूस्ड एचिलॉन फॉर्म की बात करते हैं कि अगर कोई मैट्रिक्स रिड्यूस्ड एचिलॉन फॉर्म में कब होगा, कि सबसे पहले तो वो एचिलॉन फॉर्म में, पहली कंडीशन ये है कि उसकी एचिलॉन फॉर्म में वो होना चाहिए। रिड्यूस्ड एचिलॉन फॉर्म के लिए सबसे पहली कंडीशन ये है कि वो एचिलॉन फॉर्म वाली तीनों कंडीशंस पूरा करे, यानी कि एचिलॉन फॉर्म में होना चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट इसमें जो कंडीशन है वो ये है कि इसमें जो हर लीडिंग एंट्री है ना, हर लीडिंग एंट्री वो 1 होनी चाहिए, 1 के अलावा कोई नंबर नहीं होना चाहिए। एचिलॉन फॉर्म में हमारे पास ये रिस्ट्रिक्शन नहीं थी, उसमें सिर्फ लीडिंग एंट्री होनी चाहिए थी, चाहे वो 2 हो, 3 हो, 4 हो, 1 हो, कुछ भी हो सकता था। लेकिन रिड्यूस्ड एचिलॉन फॉर्म में जो लीडिंग एंट्री है ना वो 1 होनी चाहिए। और तीसरी इसमें जो कंडीशन ये है कि उसमें तो हमने ये पढ़ा था कि लीडिंग एंट्री के सिर्फ नीचे ज़ीरो होने चाहिए ना, तो इसमें ये कंडीशन है कि लीडिंग एंट्री के ऊपर भी और नीचे भी ज़ीरो होने चाहिए। तो इसकी एग्जांपल देखते हैं कि ये देखें यहाँ पे फर्स्ट हमने देखा तो हमें यहाँ पे लीडिंग एंट्री 1 नज़र आ रही है, तो ये ठीक है, ओके है, हमें 1 नहीं चाहिए, 1 ही चाहिए हमें। और 1 के नीचे ज़ीरो नज़र आ रहे हैं आपको, तो ये नज़र आ रहे हैं। दूसरा हमें लीडिंग एंट्री यहाँ पे मिलनी चाहिए थी, तो लीडिंग एंट्री हमें यहाँ पे मिल गई, और 1 भी है, ये 1 भी हमें नज़र आ रहा है, तो इसलिए ये ऊपर और नीचे इसके ज़ीरोज़ भी हैं, तो इसने बाकी कंडीशन को भी पूरा कर दिया। अब यहाँ पे जो हमारे पास ठीक है, अब यहाँ पे वो तीसरी कंडीशन एचिलॉन फॉर्म की कि अगर कोई ज़ीरो रो है तो वो सबसे एंड पे होनी चाहिए, तो वो ओके था, ज़ीरो ओके है। बाकी ये देखें, ये सारा एचिलॉन फॉर्म में था मैट्रिक्स, सिर्फ यहाँ पे चेंजिंग क्या हुई कि जो लीडिंग एंट्रीज थी उनको हमने 1 कर दिया, और 1 के ऊपर और नीचे हमने 0 0 कर दिया, तो ये रिड्यूस्ड एचिलॉन फॉर्म बन गई। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हमारे पास है कि ये किस लिए इस्तेमाल होते हैं, ये एचिलॉन और रिड्यूस्ड एचिलॉन फॉर्म हमारे लिए लीनियर इक्वेशंस के जब हम सॉल्यूशंस फाइंड आउट करते हैं, जब उनको सॉल्व करते हैं, ये तब हमारे पास इस्तेमाल होती हैं। अब हमारे पास एक एग्जांपल है, हमें सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया गया है, हमने इसको सॉल्व करना है। तो देखें कि इसमें थोड़ी सी ट्रिक है, इसमें हम रो ऑपरेशन लगाएंगे। दो तरह के हम ऑपरेशन लगा सकते हैं मैट्रिक्स पे, एक रो ऑपरेशन, एक कॉलम ऑपरेशन। रो ऑपरेशन थोड़ा सा आसान होता है, ठीक है, इजी टू हैंडल होता है, इसलिए हम आपके कोर्स में भी सारा रो ऑपरेशन है, तो हम रो ऑपरेशन को थोड़ा सा स्टडी करेंगे। थोड़ा सा आपने माइंड इस तरफ रखना है, कुछ जो है वो होते हैं रूल्स होते हैं रो ऑपरेशन के, वो आपने याद रखने हैं। तो ये हमारे पास इक्वेशन थी, ये देखें, ये 3 इक्वेशंस हैं। इससे हमने क्या किया, सबसे पहले ए मैट्रिक्स बनाया। ए मैट्रिक्स कैसे बनाते हैं, इनके जो कोफिशिएंट होते हैं उनका मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स होता है। तो ये देखें, एक्स का कोफिशिएंट 1 1, वाई का 2 2, जेड का 1 1, एक्स का 2 2, वाई का 2 2, जेड है ही नहीं तो जेड का 0 आ गया, 3 3 5 5 4 4, ये ए मैट्रिक्स हो गया। एक्स मैट्रिक्स क्या होता है, जो हमारे पास वेरिएबल्स यूज़ हो रहे हैं इक्वेशन में, 3 वेरिएबल यूज़ हो रहे हैं, तो एक्स वाई जी एक्स मैट्रिक्स आ जाएगा। बी हमारे पास क्या है, बी हमारे पास होगा ये साइड वाले, इस साइड वाले जो एलिमेंट्स होंगे वो बी में आएंगे, तो 1 2 1 आ गया, ठीक है। अब हमें पता है कि अगर हम ए को, इस मैट्रिक्स को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये सिस्टम ऑफ इक्वेशंस आ जाता है, ठीक है। ये हम पीछे करके हैं पिछले लेक्चर में, ठीक है, शो भी किया था मैंने आपको। अब हम क्या करेंगे, अब हम एक टेक्निक लगाएंगे। टेक्निक ये होगी कि मैं आपको थोड़ा सा 1 मिनट मैं बता देता हूँ यहाँ पर कि हमारी टेक्निक क्या होगी। अच्छा, हमारी बच्चों टेक्निक ये होगी कि इस तरह होगा कि हम ए और बी, ये मैट्रिक्स और ये बी वाला, इसको हम साथ साथ लेकर चलेंगे, इस पर रो ऑपरेशन अप्लाई करेंगे। रो ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, रो ऑपरेशन मैं थोड़ा सा आपको मोटा मोटा बता दूं कि रो ऑपरेशन क्या होता है कि आप 2 रोज़ को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं, ठीक है। एक रो को दूसरे में ऐड कर सकते हैं, किसी रो को आप किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 2 रोज़ को आप माइनस कर सकते हैं, प्लस कर सकते हैं आप उसमें, ठीक है। ये मोटे मोटे मैंने रूल्स बता दिए हैं, बाकी हम इस्तेमाल करेंगे तो आपको मज़ीद कन्फर्म हो जाएगा। तो हमने ये ए मैट्रिक्स लेना है, और साथ इसके इस तरह करके ना, ये देखें, ए मैट्रिक्स 1 2 1 2 2 0 3 5 4, ठीक है। इस तरह एक साथ इसके ए मैट्रिक्स लिख के ना, इस तरह एक लाइन लगा लेंगे, लाइन लगा के ये बी मैट्रिक्स लिख लेंगे, 1 2 1,
ठीक है। ये इस तरह करके ना हम लेके चलते जाएंगे और इन पर रो ऑपरेशन लगाते जाएंगे, रो ऑपरेशन करते जाएंगे। एट द एंड क्या होगा, हमने इस पूरे मैट्रिक्स को क्या बना देना है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स 3 by 3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना देना है, जिस जो हमें पता है कि 1 0 1 0 1 0 यहाँ पे 0 1 0 0 0 1, ठीक है। ये हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये 3 by 3 का एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। हमने ऐसे ऑपरेशंस लगाने हैं, रो ऑपरेशन इस तरह करने हैं कि ये इस तरह का मैट्रिक्स बन जाए, ये वाला मैट्रिक्स, ये वाला, ठीक है। फिर ये वैल्यूज़ चेंज होती जाएंगी। फिर मैं नेक्स्ट आपको बताऊंगा। सबसे पहला काम है कि आपने इस मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है 3 by 3 का रो ऑपरेशन लगाकर। तो देखते हैं कि हम कौन कौन से ऑपरेशन लगाते हैं। तो यहाँ पे आप देखें कि मैंने ये ए मैट्रिक्स लिख लिया, साथ इसके ये लाइन लगाकर बी मैट्रिक्स भी लिख लिया। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं ये करूँगा कि सबसे पहले मैं ये हमारे पास यहाँ पे 1 हमें चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स को सामने रखें, इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स को सामने रखें ताकि आपको कन्फर्म होता रहे। तो ये 1 तो हमें यहीं पर चाहिए, यहाँ पर हमें ये 1 चाहिए। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे सबसे पहले ये 1 हमें जब मिल गया तो इसके नीचे आपने क्या करना होता है, दोनों को 0 बनाना होता है। सबसे पहले इसके नीचे दोनों को 0 बनाएं। तो दोनों को 0 कैसे बनाएंगे, दोनों को 0 ऐसे बनाएंगे कि जो जिसमें आपने जिस रो में चेंजिंग करनी होती है ना, उसको पहले लिख लेते हैं। यानी कि अब हम ये वाला ऑपरेशन करेंगे, ये वाला ऑपरेशन करके हम यहाँ पे 0 बनाएंगे। तो देखें, जिस रो में आपने चेंजिंग करनी होती है ना, उसको पहले लिख लेते हैं। R2 में हमने यहाँ पे 0 बनाना है ना, तो R2 में चेंजिंग करनी है तो R2 को पहले लिखें। फिर आपने -2 R1, यानी कि R1 को आपने -2 से मल्टीप्लाई करके और दोनों को ऐड करेंगे। ये देखें, ये 2 था, यहाँ पर ये 2 था, इसको मैंने -2 से ज़रब दी तो -2 आ गया, और इन दोनों को प्लस कर दिया, ठीक है। प्लस करेंगे तो ये 2 -2 ही आ जाएगा, यहाँ पे 0 बन जाएगा। बाकी भी सारा कुछ आपने ये देखें ऐसे ही करना है। मैं आपको एक स्टेप करके देता हूँ। सबसे पहले R2, क्योंकि हमने यहाँ पे 0 चाहिए ना, यानी कि हमने फिर R2 को पहले लिखें, 2 R1 को बाद में लिखें, और R1 को हमने 2 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई करेंगे R1 को, इसको, तो ये 2 - 2 हमारे पास 0 बनेगा। तो देखें, ये हमने क्या किया यहाँ पे, ये अब समझने की बात है, ठीक है। R1 को हमने सारी को वैसे ही लिख लिया। अब R2 में चेंजिंग करनी है तो R2 को भी आपने बाद में सब में लिखना है, क्योंकि इसमें हमने चेंजिंग करनी है। R3 भी सारी वैसे ही आ गई, ठीक है। अब क्या करेंगे, R2 पहले 2 है, फिर आपने -2 से मल्टीप्लाई करना है R1 को, तो -2 से मल्टीप्लाई किया, 2 - 2, ठीक है। ये वाला ऑपरेशन आपने नज़र में रखना है, ये वाला, ठीक है। ये वाला ऑपरेशन नज़र में रखेंगे तो आपको गलती नहीं होगी, ठीक है। ये ऑपरेशन थोड़ा सा आपने ज़हन के साथ फाइंड करना है कि मैं कौन सा ऑपरेशन लगाऊंगा कि यहाँ पे 0 बन जाए। तो ये देखें, R2, यहाँ पे हमें 0 चाहिए ना, तो R2 को हमें पहले लिखना है, ठीक है। R2 -2 R1, यानी कि R1 को हम -2 से मल्टीप्लाई करके R2 के साथ करेंगे तो यहाँ पे 0 बन जाएगा। तो ये देखें, मैं लिख के दिखा देता हूँ आपको कि R2 की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 2। R2 को 2 लिखें, R1 की क्या है, 1, और इसको मल्टीप्लाई किससे करना है, -2 से। तो -2 से किया तो ये 0 आ गया। तो ये देखें, मैंने 0 लिख लिया। अब फिर इसकी बारी आ गई, ये आपने सब पे लगाना होता है, सारों पे लगाना है आपने, ठीक है। ये आपने ऑपरेशन सब पे लगाना, सारे एलिमेंट्स पे। ये देखें, R2 पहले लिखा, 2 मैंने पहले लिखा, इसको मैंने -2 से ज़रब दी तो ये -4 आ गया। -4 इसको हल करें तो आपका आंसर -2 आ गया ना। तो ये देखें, मैंने यहाँ पे -2 लिख दिया। अब ये देखें, 0 हमने पहले लिखा क्योंकि R2 पहले लिखा हुआ है, माइनस इसको ज़रब दी, 1 को -2 से ज़रब दी तो -2। तो ये देखें, -2 आंसर यहाँ पे आ गया। इसी तरह सेम 2, इसको भी आपने ये वाला बी मैट्रिक्स वाला जो, इसको भी करना है। तो 2 को किया तो 2 हमारा पहले पड़ा हुआ, तो ये हमारा -2 से मल्टीप्लाई हुआ तो ये यहाँ पे भी 0 बन गया। यानी कि मैंने ये जो चीज़ें हासिल की हैं, मेन मकसद मेरा था कि मुझे यहाँ पे 1 मिला हुआ था पहले ही, यहाँ पे 0 बनाना है, यहाँ पे बनाना है। तो आप इजीली बना सकते हैं कि R2 पहले लिखें, जिसको आपने चेंज करना है। R2 में हमने 0 बनाना है, इसको चेंज करना है, इसको पहले लिख के इसको फिर इसमें चेंजिंग, इसको किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि उसको प्लस या माइनस करें तो यहाँ पे 0 बन जाए। तो देखेंगे, मैंने R2 को पहले लिखा, 1 को -2 से मल्टीप्लाई किया तो ये 2 - 2 बना तो यहाँ पे 0 आ गया। बाकी सेम एलिमेंट्स को भी इसी तरह करके हम कर सकते हैं। नेक्स्ट हमने जो ऑपरेशन किया है, अब यहाँ पे हमें 0 चाहिए। यहाँ पे 0 कैसे मिलेगा, ज़ाहिर बात है। तो R3 में हमने 0 चाहिए तो R3 को पहले रख लें, R3 को पहले रखा। अब इसके साथ ज़रब दें,
R1 को ज़रब दें -3 के साथ, तो देखें यहाँ पे 3 था आपके पास, तो R1 को आप ज़रब दें -3 के साथ, तो 3 -3 यहाँ पे 0 आ जाएगा। सेम फिर ये -1 पहले रखें, -1 पहले रखा और इसको ज़रब दें -6 आ गया, ठीक है। तो ये कितना आ गया हमारे पास, इसको ज़रब दी हमने, यहाँ पे देखें ये सॉरी यहाँ पे हमें 5 पहले 5, ठीक है, 5 ये आ गया और इसको हमने -3 से ज़रब दी तो -6 आ गया, तो +5 -6 ये हमारा -1 आ गया। इसी तरह करके आपने ये जो ऑपरेशन है ना इसको बस नज़र रखनी है, ठीक है। और फिर 4 को रखेंगे, 4 को रख के इसको आप 1 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 -3 1 आ जाएगा। सेम इसी तरह 2 को रखेंगे, ये 1 को रखेंगे, 1 को रख के 1 से मल्टीप्लाई -3, तो ये देखें यहाँ पे आपको 2 मिल जाएगा, ठीक है। फिर आपने क्या करना है, फिर आपको यहाँ पे 1 बनाना है, यहाँ पे 1 बनाएंगे। वो कैसे बनेगा कि आप रो 2 को -1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कट के 1 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो सारी रो को आपने -1/2 से ज़रब दे देनी है, तो ये देखें बाकियों को आपने वैसे ही लिख देना है। तो ये 1 हमें यहाँ पे मिल गया। यहाँ पे फिर हमने जो चीज़ बनानी है ना हमने उसको नज़र में रखना है, हमने यहाँ पे 1 बनाना है, बाकी जो मर्जी बनता रहे। यहाँ पे 1 बन गया तो हमारा काम आसान। फिर आपने 2 ऑपरेशन लगाने हैं, यहाँ पे 0 बनाना है और ऊपर 0 बनाना है। ये देख लें, ये मैंने 2 ऑपरेशन इकट्ठे यहाँ पे लगा दिए, R1 -2 R2, यानी कि R1 में हमें 0 चाहिए था यहाँ पे, ठीक है। तो हमने R2 को -2 से मल्टीप्लाई करके वो 0 बन गया। नीचे हमने सिंपल R3 को R2 से जमा कर दिया, R3 R2, ये देखें ना R3 -1 था, ये R2 +1, तो ये काट के यहाँ पे 0 आ गया। ये बाकी एलिमेंट्स को भी आपने साथ साथ करते जाना है। तो इस तरह करके ये हमारे पास अब यहाँ पे 1 चाहिए हमें, तो इसको 1/2 से, R3 को 1/2 से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे 1 बन जाएगा। सिंपल आपने फिर इन दोनों पे 0 0 बनाना है, तो ये देखें हमारा यहाँ पे 0 0 बन गया, ठीक है। हमने R1 और R3 को ऐड कर दिया, R1 ये थी, यहाँ पे 0 बनाना था, जिस पे बनाना होता है उसको पहले लिखते हैं। R1 ये पहले आ गया -1, R3 की वैल्यू 1 थी, तो R1 + R3 ये यहाँ पे 0 बन गया, ठीक है। R2 -R1, R2 यानी कि ये वाली, ठीक है, यहाँ पे 0 चाहिए था, R2 -R1, ठीक है। ये और ये को माइनस किया तो ये यहाँ पे हमारा 0 बन गया, ठीक है। तो बाकी आपने जो काम, जिस रो में काम नहीं करना, जो रो आपने पहले लिख ली है ना यहाँ पे, उसमें आपने ऑपरेशन करने हैं। ये देखें, जो पहले लिखी थी R1 उसमें हमने ये चेंजिंग कर दी, जो R2 पहले लिखी थी उसमें चेंजिंग कर दी, बाकी R3 R1 बाकी वो चेंज नहीं होएगा, बाकी वैसे ही चलता जाएगा। तो ये देखें, ये हमारे पास 3/3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया। अब हमारे पास और इस तरफ ये चीज़ बन गई। अब आप इजीली भी इसमें देख सकते हैं कि जो पहली वैल्यू होती है वो x की होती है, अगर दूसरी जगह पे 1 आ जाए तो वो y की वैल्यू, और तीसरी जगह पे z की वैल्यू होती है। ये अगर आप इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना लें तो ईजीली आप इसमें x y z की वैल्यूज़, तो यहाँ से हमें नज़र आ रहा है कि ये x की वैल्यू 0 आ रही है, y की वैल्यू, ठीक है, 1 आ रही है, और z की वैल्यू -1 आ रही है। क्योंकि देखेंगे ये ax होता है ना, तो a हमारा मैट्रिक्स अब ये बन गया a, ठीक है, आइडेंटिटी, उसको हमने x से मल्टीप्लाई किया तो बाकी सारी चीज़ें 0 हो जाएंगी, सिर्फ यहाँ पे x वाली टर्म x बचेगा, बाकी ये 0 x से मल्टीप्लाई ये सारे 0 हो जाएंगे, ये बचेगा सिर्फ, ठीक है। तो x हमारा 0 के बराबर, y हमारा, ये आप इजीली यहाँ से भी देख सकते हैं कि जब पहले नंबर पे 1 बच जाए बाकी सारे 0 तो वो x की वैल्यू, जब दूसरे नंबर पे 1 बचे और बाकी सारे 0 तो वो y की वैल्यू, जब तीसरे नंबर पे 1 बाकी सारे 0 तो वो z की वैल्यू। तो यहाँ से हमने x y z की वैल्यूज़ फाइंड आउट कर ली। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि क्या ये वाला सिस्टम जो है, क्या इसका कोई जो है वो एग्जिस्ट करता है सॉल्यूशन या नहीं, क्या इसका कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है या नहीं। तो इसका सबसे पहले मैट्रिक्स बनाएं, वो मैंने आपको बता दिया, कोफिशिएंट का मैट्रिक्स, ठीक है, 1 2 1 2 2 0 3 4 1, ठीक है। एक्स मैट्रिक्स x y z बन जाएगा, बी मैट्रिक्स 1 2 2 बन जाएगा, ठीक है। इसी तरह हम ए मैट्रिक्स को लेंगे और साथ बी को ले लेंगे, करते करते चलते जाएंगे। एक रो ऑपरेशन मैंने ये साथ लिखे हुए हैं, इसको आपने प्रैक्टिकली अपने हाथ से कॉपी पेंसिल के साथ, ये वो प्रोसीजर है मैथ का कि इसको आप करेंगे नहीं तो आपको कभी भी नहीं आएगा, ठीक है। कॉपी पेंसिल लेकर इसकी प्रैक्टिस करनी है, मैंने सारे प्रोसीजर लिख दिए हैं, यानी कि
ये जो मैंने लिखा होता है ना कि ये वाली चीज़ कैसे आई है, ये मैंने 2 ऑपरेशन लगाए हैं, इसका मतलब ये है। ये वाली चीज़ कैसे आई है, ये इस ऑपरेशन से आई है। ये वाली चीज़ कैसे आई है, ये इन 2 ऑपरेशन से आई है। तो आपने इन दोनों सारे ऑपरेशन को अपने हाथ से करके, ठीक है, फिर देखना है। अब देखें कि यहाँ पर जब आप रो ऑपरेशन लगाते जाएंगे तो यहाँ पर जो है ये तो हमें नज़र आ रही हैं चीज़ें। जब लास्ट पे हमारे तीनों ज़ीरोज़ आ जाए ना, अगर इस तरह की सिचुएशन आ जाए तो हमारे पास कोई भी सलूशन नहीं बनता। ये देखें, ये अगर हमारे पास, अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें, जब ये मैट्रिक्स हमारा ऑपरेशन लगाने के बाद ये मैट्रिक्स आया, तो इसको हमने ए एक्स की जगह पे ए और एक्स मल्टीप्लाई किया और इसके बराबर ए एक्स इज इक्वल टू बी के बराबर रख दिया। तो देखें कि यहाँ पे 0 इंटू एक्स 0, 0 इंटू वाई 0, 0 इंटू जेड 0। तो क्या इस तरह का कभी कोई सीन हुआ है कि 0 जो है वो -1 के बराबर आ जाए? ठीक है, यानी कि इसकी वैल्यू -1 के बराबर आनी चाहिए थी ना। ये थर्ड रो है तो थर्ड, यहाँ पे थर्ड के बराबर आनी चाहिए। तो ये तो इस तरफ सारा 0 बन गया और इस तरफ -1 के बराबर। तो भाई इस तरह का तो 0 बराबर -1 मैंने तो अपनी मैथ की हिस्ट्री में नहीं देखा, तो इसलिए ये कॉन्ट्राडिक्शन आ गई है। तो इसका मतलब ये है कि दिस सिस्टम हैज़ नो सोल्यूशन। ठीक है, कि इस तरह की कॉन्ट्राडिक्शन आ जाए कि जहाँ पे 0 बराबर -1, तो इसका कोई सलूशन नहीं होता। हाँ, अगर यहाँ पे कोई z की वैल्यू, यहाँ पे सिर्फ z बच जाता, यहाँ पे एक 0 की जगह पे कोई नंबर आ जाता, 2 आ जाता, 3 आ जाता, फिर उसको हम बोल देते कि भाई ये वो जब नंबर z से मल्टीप्लाई होता तो उसकी 3z 2z इस तरह आ जाना था, फिर 2z बराबर -1 या 3z बराबर -1 आ जाना था, वहाँ से z की वैल्यू निकल सकती थी। अब वो आप कहाँ से निकालेंगे? तो ये था स्टूडेंट्स हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है आप सबको पसंद आया होगा। थोड़ी सी इसमें है मेहनत का, आपका काम ये है कि आपने कॉपी पेंसिल लेकर रो ऑपरेशन की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, ये मैंने ऑपरेशन लिख दिए हैं, आपने लाजमी प्रैक्टिस करनी है। बहुत शुक्रिया, चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।